एंड वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट। इससे पहले मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इस वीडियो के एंड में भी उनके लिंक मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी आप ढूंढ सकते हो बच्चा। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास पे मोल कंसेप्ट क्या होते हैं इसके लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी को अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्ली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग तरीके से कैसे ये हेनरी लॉ वगैरह एप्लीकेबल होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह, मतलब मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी का बिना कुछ छोड़े एक एक चीज करवाती जा रही हूँ बच्चे। फिर मैंने यहाँ पे ऑल स्ट्रो हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इसमें सिर्फ लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चा। आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एक साइड पे सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन सेंस मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं वाटर के साथ नमक ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ पानी ले रही हूँ बेटे। अब क्या है, बच्चों को यही नहीं समझ आता कि जो पानी की मूवमेंट है या फिर जो भी हम कहते हैं ना हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो हायर टू लोअर ये इस साइड जाएगा कि ये इस साइड जाएगा। तो आज हम वही चीज को क्लियर करते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चे, आपने ये देखना है किस साइड पे पानी ज्यादा है। देखो इस साइड पे पानी पानी है सिर्फ, इस साइड क्या है कि पानी के साथ साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल छोटे छोटे नमक के भी हैं। तो मतलब कि इस साइड पे पानी ज्यादा है बट इस साइड पे मतलब अगर पर यूनिट वॉल्यूम देखो पानी का वो कम है क्योंकि बीच में सॉल्ट भी है। जो पानी है वो हायर, यहाँ पे पानी ज्यादा है, ये पानी ही हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाता है। यहाँ पे बीच में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये एक जितने भी हमारी सब्सटेंसेस हैं, चाहे आप ह्यूमन बीइंग लगा लो, एनिमल्स लगा लो, वेजिटेबल्स लगा लो, हम सब में एक मेम्ब्रेन होती है। चाहे पिग्स का ब्लैडर लगा लो, ये सभी में जैसे हमारे कहते हैं डेस्क पार्चमेंट वगैरह होते हैं, ये सेल फोम से बने होते हैं। बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, एक शीट होती है जिसमें छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल के होल्स होते हैं या फिर जिसे हम पोर्स कहते हैं। यहाँ से वाटर वगैरह और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है, वो पास हो सकते हैं। बट यहाँ से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो सकते। इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने कहा कि पानी जहां पे ज्यादा है, पानी ज्यादा कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करता होता है, ये होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा है प्योर सॉल्वेंट से वो सोल्यूशन में जा रहा है। देखो सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जा रहा है तो इसी हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब क्या करो आप कि ये मूवमेंट जो है वो इस साइड ना जाए। कहते हैं जो फ्लो है सॉल्वेंट का सोल्यूशन की तरफ जाने की तरफ, वो अगर हम अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर, यहां से देखो ऊपर से एटमॉस्फेरिक था, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आप जब लगाओगे सोल्यूशन साइड पे, तो वो जो आप प्रेशर क्रिएट करते हो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया बच्चे? बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ यहाँ पे है क्या चीज। यहाँ पे पानी बहुत सारा है, यहाँ पे भी पानी है, बट इसमें नमक तो मिल गया तो ये थोड़ी सी इसमें पानी की कंसेंट्रेशन कम है। तो पानी जहां पे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा वहां से लो कंसेंट्रेट की तरफ मूव करता है। इस चीज को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब कि ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी जब अकेला था, सोल्यूशन का मतलब जब अब पानी में कोई चीज पड़ी है तो उस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अब फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब सोल्यूशन साइड पे जहां पे ऑलरेडी हमारे वाटर की कंसेंट्रेशन कम है उस साइड पे मैं थोड़ा सा ऊपर से ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एक्स्ट्रा प्रेशर जब लगाती हूँ, बेसिकली कि यहाँ से जो फ्लो है ये रुक जाए थोड़ा सा, तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चे, यहाँ पे आप पानी में क्या घोलोगे उस पर डिपेंड करेगा और कितना घोलोगे। बेसिकली मैं कह रही हूँ ये डिपेंड करता है कितनी कंसंट्रेशन है वहां पे मेरे सोल्यूशन की। यहाँ पे ये नहीं डिफाइन करना कि हमने यहाँ पे चीनी घोल रहे हो कि नमक घोल रहे हो, उसका इस पे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं क्या चीज घोल रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस कितने घोल रहे हो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो बेसिकली मैं कह रही हूँ जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, इसके इक्वल होता है और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला इन्होंने लगाया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का बच्चे साइन है, तो इन्होंने कहा ये सी मतलब मोलैरिटी, आर यहाँ पे कांस्टेंट है और टी क्या है हमारा टेम्परेचर।
आगे जब ये मोलैरिटी मोलैरिटी मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो मैं सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, N/V। अब यहाँ पे जो ये V है ये इस साइड ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, पाए V। और हमारे नंबर ऑफ मोल्स आगे किसके इक्वल होते होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT। अब M2 इधर ले जाओ, बाकी ये पाए और V नीचे ले जाओ, तो बच्चे ये फॉर्मूला बन गया। मोस्टली क्या होता है कि हमसे पूछ लेते हैं जो चीज आपने ऐड किया है उसका मोलर मास कितना है, तो आप इस तरीके से ये डेरिवेशन बनी है बच्चा, समझ आई। अब इन्होंने कहा ये फिनोमिना कैसे काम आता है जो ये ऑस्मोसिस का है। आपको पता है जैसे हमारे मैंगोस वगैरह है, पिकल्स वगैरह मम्मी घर पे बनाते हैं, तो वो बड़ा नमक वाला पानी बनाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेरे ये पीसेस पड़े हैं मैंगो के, यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सॉल्टी वाटर ले लिया। नमक ज्यादा है जितना मेरे फ्रूट में नमक था, तो मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है, जो मैंगो की स्लाइस है, तो मैंगो की स्लाइस में जो पानी है वो अंदर से बाहर आएगा बच्चे, क्योंकि हमने ये कहा है ना जहाँ पे पानी ज्यादा है वो ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, तो जो हमारा यहाँ से पानी बाहर आएगा, तो उस केस में हमारी जो रो मैंगो है वो श्रिवल हो जाता होता है। सेम इन्होंने कहा, कहते हैं एक सपोज करो यहाँ पे एक पेड़ है या फिर एक पौधा छोटा सा, वो मुरझाया हुआ है। आप क्या करो, यहाँ पे फ्रेश वाटर भर दो। फ्रेश वाटर भरोगे तो एक तरीके से ये सॉल्वेंट हो गया, मतलब यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है बच्चे, तो पानी की जो हमारी पानी की मूवमेंट है वो नीचे से ये पेड़ की तरफ चले जाएगी या फिर प्लांट की तरफ बढ़ चले जाएगी। जब पानी इसमें भर गया तो दोबारा से जो हमारा ये प्लांट है ये रिवाइव हो जाता है। यही चीज इन्होंने कहा, कहते फिर एक विकल ले लो, यहाँ पे आप ना अपने ब्लड सेल्स डाल दो, नमक वाला पानी ले लो, पूरा सलाइन वाटर ले लो। अब देखो यहाँ पे मतलब आपके सेल में पानी ज्यादा है, बट जो नीचे है इसमें पानी की कंसंट्रेशन है, तो आपसे आपके सेल में से पानी जो है वो बाहर को निकल गया। अगर वो बाहर को निकल गया तो आपके सेल श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो गए तो मतलब कोलैप्स हो जाएंगे। चलो, समझ आई बात। अब कई बार पूछ लेते हैं कि सपोज करो एक सोल्यूशन दे दिया आपको इस तरीके का, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे बाहर तो सॉल्वेट रखा है, बाहर तो प्योर वाटर रखा है, और जो ये ट्यूब है ना इसमें डाल दिया सोल्यूशन, ये देखो। और नीचे से इन्होंने क्या किया, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, यहाँ से ये मूवमेंट ऐसे होती है क्योंकि हमें पता है सॉल्वेंट से सोल्यूट में जाती है। कहते हैं अब क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद जब आप चेक करोगे इसकी जो ये नीचे को दबा हुआ था ये ऊपर को उठ जाएगा, ये जो हाइट है। कहते हैं इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, जो कि एच इसकी हाइट, ये रो जी, रो क्या है इसकी डेंसिटी, और जी क्या है इसकी ग्रेविटी, इसके इक्वल आ जाता है। समझ आई बच्चे बात। फिर अब एडवांटेजेस क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के। सबसे पहले अगर आपने किसी का मोलर मास सल्यूट का फाइंड करना, अभी हमने कहा था ना M2 फाइंड करने में हेल्प करता है, अभी हमने डेराइव करके देखा था यहाँ पे, ये देखो। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हम जो हमारे सल्यूट डाल रहे हैं उसका मोलर मास क्या है वो ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका मोलर मास भी हम ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रेशर होता है ना काफी चीजों का, रूम टेम्परेचर पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम मोलैरिटी ले रहे हैं सोल्यूशन की, ना कि मोलैलिटी ले रहे हैं। अब इसके अलावा कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर मैं बाकी का कंपेयर करा, जैसे हमने कहा था रिलेटिव प्रेशर वाली होगी, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, या फिर हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट, उनके अलावा यहाँ पे जो डिल्यूटेड सोल्यूशन है इनका मैग्नीट्यूड बच्चे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिससे अगर हमें उनकी कैलकुलेशन फाइंड करने में हेल्प हो जाती है। फाइनली इन्होंने कहा, कहते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर की टेक्निक है इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जो मास है मोलर मास वो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रह सकते ना, तो उनको हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। और ऐसे पॉलीमर जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है उनको भी प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, उनकी उनका मोलर मास कितना होगा बच्चा, समझ आई बात। अब कहते हैं सोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। पहला है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जितना सपोज करो ये है मेरे पास सोल्यूशन, ये है सॉल्वेंट, ये बीच में कनेक्टिविटी बना लो ऐसे पाइप से। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे भी 0.9% इन्होंने नमक वाला पानी लिया है, सॉल्ट वाटर, और इस साइड पे भी इन्होंने क्या लिया है,
0.9% सॉल्ट वाटर। मतलब दोनों साइड अगर प्रेशर सेम है, क्या कोई मूवमेंट होगी? नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कोई भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता होता। तो ये कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है जैसे हमारे टीका वगैरह लगता है बच्चा, वो इसी कंडीशन में किया जाता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स में जो प्रेशर है उसके बराबर ही जो हमारे पास इंजेक्शन है उसमें सलाइन सोल्यूशन उतना ही हम डालें कि जब हम इंजेक्ट करें, इंजेक्शन लगाएं, वो सेफली हमारी बॉडी में हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो कर दे, वो क्लैप्स ना कर जाए। समझ आई बात? अब बच्चे हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, इसमें हम कह रहे हैं जब मैं कंसंट्रेशन कह रही हूँ 0.9% से मैं ज्यादा ले रही हूँ। बेसिकली एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे इन्होंने मैंगो के लिए, बेसिकली इन्होंने क्या कहा, कहते हैं यहाँ पे मैंगो ले लिया। सपोज करो मैंगो की भी कंसंट्रेशन 0.9% थी नमक की, और वो हमारे जो सोल्यूशन पड़ा है यहाँ पे उसकी भी इतनी थी, ठीक है। अब बट अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन पड़ा है इसमें हमने ये कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सपोज करो मैंने 1.2% कर दी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है और यहाँ पे पानी कम है, तो पानी बाहर को निकलेगा बच्चे। पानी बाहर को निकलेगा तो उस केस में हमारा वाटर बाहर को निकल रहा है तो हमारा सेल क्या हो जाएगा बच्चे, श्रिंक हो जाएगा। तभी हम जो हमारे रॉ मैंगोस हैं जब हम सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो वो अपना पानी लूज कर देते हैं और वो पिकल की फॉर्म में आ जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। फिर लास्ट कंडीशन इन्होंने कही, इसमें ऑपोजिट कर दिया। जैसे मैंने वो फ्लावर वाली बात बताई थी ना, फ्लावर वाली कंडीशन में क्या किया, फ्लावर की भी कंसेंट्रेशन 0.9% थी और जो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन था इसकी भी 9.9% थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 0.9 जो कंसंट्रेशन थी इसको कम करके अब इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन कर दी 0.2%। मतलब कि यहाँ पे अब सॉल्ट कितना है, सिर्फ 2% और अंदर 0.9। तो मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया, अगर पानी ज्यादा यहाँ पे हो गया तो पानी कहाँ जाएगा, हमारे फ्लावर में, अगर फ्लावर में गया तो वहां पे रिवाइव हो जाएगा, मतलब वाटर फ्लोज इनटू द सेल और वो हमारा जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारी कैरेट्स वगैरह है वो लिंक्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो अपना जो वाटर है वो लूज कर देती है एटमोस्फेयर को और उसकी जगह क्या रहता है, वाटर क्या करता है उनको दोबारा से फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। इस चीज में ये काम आते हैं। इसके अलावा कहते हैं इवन हमारे जो ब्लड सेल्स है वो भी स्वेल अप हो सकते हैं अगर हम ज्यादा नमक खाएंगे। कहते हैं ज्यादा नमक वाला खाना ना खाया करो भाई, ये देखो वो रीजन यही है बच्चे, क्योंकि आपके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होगा, जब आप नमक ज्यादा खाओगे तो आपके सेल्स में से जो पानी है वो बाहर को निकलेगा, जिसके कारण आप कहते हैं ना ब्लॉटिंग होगी, फुला फुला सा महसूस होता है, स्वेलिंग आ जाती है या फिर पफिनेस आ जाती है, इसको एडिमा कहते हैं। तभी कहते हैं कि नमक थोड़ा सा कम खाओ। और एक फायदा भी है ऑस्मोसिस का, अगर ऑस्मोसिस होती है तो हमें पता है प्लांट्स में रूट्स के थ्रू सारा पानी उनकी पूरी बॉडी में जाना होता है, तो वो अपर पोर्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है वो थ्रू ऑस्मोसिस ही बनता है, जिसके कारण जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली पानी को अपनी सारी बॉडी में ट्रेवल करा सकते हैं। वही ऑस्मोसिस के कुछ और फायदे हैं, जैसे हम मीट वगैरह की सॉल्टिंग करते हैं, फ्रूट्स वगैरह में हम शुगर वगैरह ऐड करते हैं, इससे क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ऑस्मोसिस में तो अपने आप अगर उनके प्रेशर में फर्क आ गया तो उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे। जैसे कि यहाँ पे लगेगा जो बैक्टीरिया है अगर हम उसको सॉल्टी मीट में या फिर बहुत मीठी कैंडी में रखेंगे तो उनका वाटर लॉस हो जाएगा, अगर वाटर लॉस हो गया तो वो श्रिंक हो गए तो वो मर जाते हैं। अब क्वेश्चन इन्हें का 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये मतलब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब कहूं तो वो 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 करके। समझ आई बात? ये तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। पहले आपने गिवन लिखना, अगर आपको गिवन पता लग गया ना बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी। इन्होंने कहा, कहते एक सोल्यूशन है जिसमें प्रोटीन कितना पड़ा है, ये इतना पड़ा है, मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है, गिवन वेट। उसके बाद यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू दी है। अभी मैंने बताया था पाई की वैल्यू हम क्या निकालते होते हैं, N/V/RT। आगे एन को भी खोलेंगे तो क्या निकालते होते हैं हम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम RT। अब देखो बच्चे हमारे पास हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है,
तो बाकी सारी मोलिकुलर वेट को ऊपर लिखते हैं, पाई को नीचे, तो m ऊपर आ गया, यहाँ पे WRT अपॉन पाई V। यही चीज बच्चे इन्होंने यहाँ पे सभी की हमें अभी बताया है, V की वैल्यू भी है हमारे पास, W की वैल्यू भी है, R हमारा कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू होती है 0.083, और हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, इसको भरोगे आपके पास मोलर मास आ जाएगा, जिससे हम लिखते हैं ग्राम पर मोल में। समझ आई बच्चे बात? अब आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? जिस साइड पे हमने कहा था ना, एक साइड पे हमारा, मैं आपको पीछे वाली डायग्राम से समझाती हूँ, यहाँ पे हमने सोल्यूशन साइड पे प्रेशर डाला था, अब हम क्या करेंगे, ये प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था, जो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था वो ऑपोजिट हो जाएगा बच्चा, वो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चा। मतलब अब हमने कर दिया रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले ये मूवमेंट सॉल्वेंट टू सोल्यूशन जा रही थी, अब जाएगी ये सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। समझ आई बच्चे? ये चीज को हम यूज कहाँ पे लेके आते हैं मैम? इस चीज को हम यूज लेके आते हैं हमारे घर में आरओ वगैरह लगते होते हैं ना, आरओ की फुल फॉर्म क्या हुई? रिवर्स ऑस्मोसिस। बेसिकली इसमें मैं ये कह रही हूँ, जब मैं डायरेक्शन जो है ऑस्मोसिस की चेंज कर दूं, जिसमें मैं कह रही हूँ मैं ग्रेट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दूं, ये हमारी सोल्यूशन वाली साइड कर दी इन्होंने, इस डायग्राम में ऑपोजिट बना दी डायग्राम, और ये हमारी सॉल्वेंट वाली साइड है। मतलब यहाँ पे मैं जितना मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर था, मैं उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ। जब मैं ये ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो पानी यहाँ पे आ रहा था पहले ऑस्मोसिस के थ्रू, वो रिवर्स ऑस्मोसिस में ज्यादा प्रेशर लगाने के कारण वो रिवर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चा। समझ आई बात? कहते ये कहाँ पे काम आता है, जब हमने नमक निकालना होता है पानी में से, तब ये काम आता होता है, और जो प्रेशर चाहिए होता है हमें रिवर्स ऑस्मोसिस में वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास पोरस मेम्ब्रेन होती है, वो तो मैंने बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि बेसिकली सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, जो इस चीज प्रोसेस को मतलब परमिएबल बना पाती है सिर्फ वाटर के लिए, बट उसमें से कोई भी इम्प्योरिटी या फिर आइंस पास ना हो पाए, इस तरीके से हम जो पानी है और जो नमक है उनको, जो हमारे सी वाटर वहां से सेपरेट कर सकते हैं, और यही चीज हम यूज करते हैं अगर हमने अपना पानी पीने लायक बनाना है, जो हमारे घर पे आरओस लगे हुए हैं। तो ये था इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा, अब एबनॉर्मल मोलर मास। अब मैम आपने इतना पढ़ाया बेटे, इन्होंने कहा, कहते जब आप डिसोसिएशन करते हो, आप देखना वैसे आप कह रहे हो कि 2 मोल्स आप एक पार्टिकल के ले रहे हो और उनका मास इतना है, जब आप 1 मोल लोगे तो इतना मास आता है। हम मतलब थ्योरेटिकली ऐसे पढ़ रहे हैं कहते, बट जब इन्होंने सच में रियल में एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो ये पता लगा मोलर मास जो है वो ट्रू वैल्यू से हमेशा कम आ रहा था। अब जब एसोसिएशन मतलब दो चीजों को जोड़ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, जैसे इथेनोइक एसिड को बेंजीन के साथ जोड़ रहे थे, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का आ रहा था वो नॉर्मल वैल्यू से आधा आ रहा था। तो इससे इन्होंने देखा कि मोलर मास जितना भी हम कह रहे हैं थोरेटिकली, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम और ज्यादा आ रहा है। इसी चीज को इन्होंने कह दिया एबनॉर्मल मोलर मास। और जो हमारे पास हॉफ साहब थे, वॉन्ट्स ऑफ, इन्होंने एक फैक्टर दिया आई, कहते हैं ये जो कितने एक्सटेंट तक हमारी चीज एसोसिएट हो रही है या फिर डिसोसिएट हो रही है, ये उसको जस्टिफाई करेंगे। बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली हम कैसे, मतलब रियल में एक्सपेरिमेंटली हम मोलर मास फाइंड करते हैं, और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ना ही वो टूट रहा है ना ही वो जुड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो सब कुछ होगा वो सॉल्वेंट के अगेंस्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा बच्चे, एक ना सपोज करो आपको कह देंगे कि कार्बन का ना मोलर मास हैगा सपोज करो 14, बट जब आप कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू कुछ हो रहेगी, सपोज करो 12, तो बेसिकली कितना वो एबनॉर्मेलिटी आ रही है वही आपकी आई होती है। समझ अच्छे हुए? ये नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, अब्सॉर्ब मोलर मास अपॉन कैलकुलेटिव, और टोटल कितने मोल्स हमारे एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के बाद हो रहे हैं अपॉन बिफोर। मैम ये तो लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है बेटे, लर्न करने को कहा किसने, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने एक चीज और कही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
कहते हैं कि अगर आपकी आई की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो होगी एसोसिएशन, मतलब उस कंडीशन में चीजें बन रही होंगी। बट आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो मेरे पास क्या होगा बच्चे, डिसोसिएशन होगा। एग्जांपल दिया है, कहते हैं जैसे केसीएल है, केसीएल सिचुएशन में जो आई की वैल्यू होती है वो 2 है। मैंने यही कहा है डिसोसिएशन में आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 2 आ रही है, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। वही इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को जब बेंजीन में डाल रहे हैं कहते हैं आई की वैल्यू 0.5 आ रही है। मैंने वही बात की थी, जब एसोसिएशन होगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, 1 से कम ही आ रही है बच्चा। ये चीज समझ आई। अब इन्होंने कहा, कहते जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में हमें आई को यूज करना पड़ेगा। देखो इन सभी फॉर्मूलाज में वही फॉर्मूलाज वही है, बस आई को हमने साथ में ले लेना है, जो कि है हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास। में हम कैसे लेंगे वो करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते आप काम करो 2 ग्राम बेंजीन लो। पहले 2 मिनट में पेन चेंज कर लूं बच्चा। इन्होंने कहा 2 ग्राम बेंजीन लो, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ये W2 दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा इसको डिसोल्व करो इतने हमारे बेंजीन में, ये मतलब हमें W1 दिया है। ये सल्यूट हो गया बेंजोइक एसिड, क्योंकि उसको डिसोल्व इसमें करना है तो ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। फिर इन्होंने कहा, कहते उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, मतलब हमें क्या दिया हुआ, ये डेल्टा TF दिया हुआ देखो। और इन्होंने कहा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब हमें के की वैल्यू भी दी हुई है बच्चा। अब इन्होंने कहा है कि पहले तो आप ये देखो कि कितने परसेंट ये एसोसिएट हो रहा है जब हम डाइमर्स को सॉल्यूशन में बन रहे हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ये तो पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या है। हमने अगर याद हो डेल्टा TF का फॉर्मूला किया था KM, M क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम इन 1 kg। तो उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकाल लो, नहीं तो इसको प्रॉपर्ली लिखना है। तो ये फॉर्मूला क्या बना था हमारा, KW2 × 1000 अपॉन W1 × M2। समझ आई बच्चे। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये M2 ऊपर चला गया, TF नीचे आ गया था। यहां से हमारे पास इन्होंने मोलर मास निकाल दिया। अब ये मोलर मास आया जब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा। अभी मैंने आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो था कि हमारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का बच्चे हमारे पास जो मोलर मास होता है वो डिफरेंट होता है। वो कितना होता है हमारे पास 122, बट हमारा एक्सपेरिमेंटली कितना निकला है 241। वो नीचे लिख देंगे तो इसके साथ आपकी आई की वैल्यू निकले। और आपकी चीज बता दो, आई जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स के बराबर होता है। हमारी रिएक्शन क्या हो रही थी, दो जो है बेंजोइक एसिड जब रिएक्ट कर रहे थे तो वो हमारा क्या बना रहे थे, आगे सोल्यूशन बना रहे थे, मतलब ये एसोसिएट हो रहे थे। बेसिकली इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगी कि अगर ये हमारे पास C6H5COOH, जब मैं इनके 2 मोल ले ली थी तो आगे ये जाके 1 मोल बन रहा था, एसोसिएशन कर रहा था बच्चा। तो उस कंडीशन में इसको मैं 1/x ले रही हूँ। तो उस कंडीशन में ये 2 मोल थे ना, तो में x टूट रहा है तो ये x/2 ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो 1 - x प्लस x/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 - x/2, इसके इक्वल आ गया। अभी मैंने बताया है कि जो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये आई के इक्वल होते हैं। आई की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है। इस वैल्यू को इन्होंने क्या किया, जो अभी हमने किया 1 - x/2 इसके बराबर रख दिया। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू, x क्या है, कितने मेरे मोल्स जाके आगे बने हैं बच्चे, 4। तो यहां से हमें पता लग गया। अब बट इन्होंने का ये पूछा था कि जब हम इसको बना रहे हैं तो कितने परसेंट एसोसिएशन हुई है, मतलब कि यहां से कितने मोल आगे को गए हैं, इन्होंने ये पूछा है। यहाँ पे 2 मोल्स थे ना, पहले हमने एक का निकाल लिया कि इतने, अभी 2 का कितना होगा, इतना। तो यहां से हमें पता लग गया कि 99.2% जो है बेंजोइक एसिड आगे जाके एसोसिएट हो चुके हैं बच्चा। समझ आ गई बारे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया, हमें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम दे दिया कि इतना वॉल्यूम है और इसकी इतनी डेंसिटी है, मतलब कि हमने मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चे, डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मास आ जाएगा, बेसिकली गिवन वेट आ जाएगा हमारे पास कि ये एसिटिक एसिड हमने कितना डाला है। इसको 1 लीटर जो है वाटर में डिसोल्व किया है, मतलब यहाँ पे हमें W1 दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, तो ये 1 kg के इक्वल हो गया। हमने कहा कि डिप्रेशन जितना आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो उसका इतना है। बेसिकली ये हमारे पास है ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे हमारी तरफ से फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू कितनी होगी, तो इससे ही हमारे आई की वैल्यू निकलेगी बच्चे, ऑब्जर्व वाली इन्होंने दी हुई है। फिर आगे इन्होंने कहा कि एक तो आई, वही बात है, एक और एक इन्होंने फाइंड करने को कहा है हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के ए फाइंड करना है। तो पहले अगर हमने कॉस्ट फैक्टर फाइंड करना है, हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, कैलकुलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू, मतलब डेल्टा टीएफ हमने किसके इक्वल कहा था, ये हमने कहा था के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आगे किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम इन केजी। तो आगे इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं है मैम, तो क्या करेंगे हम, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चे, यहाँ पे आप इसके नंबर ऑफ गिवन वेट, जो यहाँ पे है गिवन वेट अपॉन इसका मोलर मास, ऐसे करोगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपॉन इसका वेट इन केजी किया हुआ है, इससे आपके पास मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी को आप इस वैल्यू के साथ, अब मैम ये के की वैल्यू आपने कहाँ से ले ली, बच्चे ये के की वैल्यू ना आप बुक निकालना, बुक में 1-2 पेज पीछे ना एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, वो छोटे से टेबल में प्रॉपरली हर जो आपके पास सब्सटेंस जैसे एसिटिक एसिड, इसकी केएफ की वैल्यू वहां पे दी हुई है, वो वाली इन्होंने यहाँ पे भरी है। समझ आई बात, आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी केएफ की वैल्यू क्या है बच्चा। अब जब आप इसको भर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपको ऐसे औखा लगता है तो आप क्या करो, जो ये वाला मैंने फॉर्मूला करवाया, के इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। देखो M2 क्या हो जाएगा, इसका गिवन अपने पास मोलर मास, मोलर मास क्या है 60, हमारे पास W1 मैंने अभी 1 बताया, K की वैल्यू आपको बता चुकी हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास हमने निकालनी है, ये तो निकालनी है, सॉरी सॉरी, और W2 हमने अभी ऊपर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे वहां से निकल जाएगा, तो यहां से भी आप टीएफ निकाल सकते हो। जब आप निकाल लोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई, मतलब आई जितना है हमारा ये आ गया। देखो अब ये 1 से ज्यादा है तो इससे पता लग रहा है ये डिसोशिएट हो रहा है, चलो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बाई चांस आपको एक तरीके से रिमाइंडर करवा रही हूँ, वैल्यू आई की ज्यादा है तो इससे भी पता लग रहा है ये डिसोशिएट हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, बच्चे वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन में क्या है, इसके मोल में से कुछ मोल आगे डिसोसिएट हो रहे होंगे, वही इन्होंने आगे डिपिक्ट किया, तो यहाँ पे टोटल कितने मोल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इन सभी को ऐड ऑन करेंगे। जब ऐड ऑन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जो ये वैल्यू है अभी हमने पीछे किया था लास्ट क्वेश्चन में, कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये आई फैक्टर के इक्वल होते हैं, यही चीज इन्होंने यहाँ पे यूज किया है कि हमारे पास ये कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, आई की इक्वल, आई की वैल्यू अभी हम फाइंड करके लेके आए थे, तो इसको इसके बराबर रख दोगे बच्चे, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल ली बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ पे आप इनकी वैल्यू निकाल दोगे। अब बच्चे जब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो कैसे लिखते होते हैं, ऊपर प्रोडक्ट लिखते होते हैं नीचे रिएक्टेंट, पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, एक तो H पॉजिटिव आइंस है, एक हमारे पास CH3COO नेगेटिव है, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है CH3COOH। अब बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास H चेंज कितने थे X, और हमारे पास ये वाले कितने थे, दूसरे वाले ये भी X थे, और ये पहले कितना था 1 - x। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल ली, 1 - x की वैल्यू निकाल ली कि नीचे हमें बार बार सोल्व ना करना पड़े, फिर फाइनली इन सभी की वैल्यू भरोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इजी पीजी, मेहनत करोगे ट्राई करोगे हो जाएगा, एक बार समझ लिया ना, अब एक बार जैसे वीडियो को पॉज करके अब अपनी तरफ से ट्राई करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर फाइनली अब जितना भी हमने किया इस चैप्टर में, मेन मेन कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एंड में भी हैं, अब एक को इनको फाइनल ट्राई करेंगे और उसके बाद आप मेरी तरफ से फ्री हो, और मेरी तरफ से इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। तो हाँ जी, अब इस 1.9 क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, कहते अगर मैं प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, मतलब पी नॉट, हमें पी नॉट की वैल्यू दे दी यहाँ पे कितनी है ये, इन्होंने कहा इसमें 15 ग्राम यूरिया डाला है, मतलब ये हमें W2 दे दिया। बच्चे गिवन साथ साथ में लिखोगे ना कुछ डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और यहाँ पे क्या कितने वाटर में डाला है इतने में, मतलब ये हमें क्या दिया W1। इन्होंने पूछा है वेपर प्रेशर कितना होगा वाटर का जब वो सोल्यूशन में, मतलब हमसे पी पूछा है,
और इनका रिलेटिवली लॉरिंग, मतलब हमसे पी नॉट बाई पी अपॉन पी नॉट वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो कुछ है। अब बच्चे जब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। यहाँ पे हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन थी एक्स। अब जब मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, वो क्या कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट के लेंगे कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट के लेंगे, यहाँ पे हम बच्चे वाटर के लेंगे। बेसिकली क्या है, हम वाटर का ही वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी उसकी लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के लेंगे। अब मैम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें गिवन वेट कितना दिया हुआ है, ये गिवन वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही वाटर के निकाल कितना दिया था इन्होंने, 850 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18, यहाँ से इसके मोल्स आ गए बच्चे। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकल गया है, पी नोट हमें दिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है सोल्यूशन में। अब रिलेटिव निकालना है, तो आपके पास प्योर स्टेट में वाटर का है प्रेशर, अभी आपने सोल्यूशन में भी निकाल लिया, इसको सॉल्व करोगे ये फॉर्मूले को, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना प्रेशर हो रहा है, रिलेटिवली कितना कम हो रहा है, वो इतना कम हो रहा है। समझ आई बात। अब यहाँ पे इसके यूनिट तो नहीं लगाए बच्चे, जब हम रिलेटिव करते हैं ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, तो प्रेशर के यूनिट ऊपर और नीचे एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है 1.10 क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो कितना दिया हुआ है हमें, 99.63। मतलब कि ये हमें दिया हुआ है बच्चे, टी की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि हमारा डेल्टा टी बी जो होता है, हम क्या करते होते हैं बच्चे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के साथ जो हमारा दिया हुआ टेम्परेचर उसको माइनस करके देखें, तो हमें ये पता लग जाएगा रिलेटिवली कितना हमारे टेम्परेचर में डिफरेंस आया है। अब इन्होंने कहा, कहते हैं कि अब आपने कितनी शुगर ऐड करोगे 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में, कि आप उसको बॉईल कर पाओ 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बच्चे इसका डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या, टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, के बी एम। एम क्या है, मोलैलिटी। तो हमसे सबसे पहले तो यहाँ पे हम मोलैलिटी फाइंड करोगे, मोलैलिटी फाइंड करोगे तभी हमें पता लगेगा ना कि इसको कितना डालना है, इसमें इसका कितना मैं वेट डालूं इसमें, मतलब हमसे W2 पूछा है बेसिकली। तो यहां से आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नहीं तो डेल्टा टी बी के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2 कर सकते हो। यहाँ पे मोलर मास किसका लोगे बच्चे, सुक्रोज का। और यहाँ पे ये हमसे पूछा W2 हमसे पूछा है, W1 क्या है हमारे पास, गिवन वेट ऑफ वाटर, ये उसका। और केबी की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, ये आपको पेपर में दी जाएगी बच्चा, कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, बाई चांस आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, यहाँ पे कोई ना कोई टेबल बना होगा, तो ये वो वाली वैल्यू दी हुई है। टीबी की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो यहां से आप W2 की वैल्यू निकाल लोगे, यही चीज क्वेश्चन में पूछी है। अदरवाइज जैसे इन्होंने किया, पहले मोलैलिटी निकाल दी, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे वो निकाल दिए, वहां से इन्होंने आगे सोल्व किए, तो मेरे को बड़ा झंझट सा लगता है, मैं नहीं ऐसे कर सकती। आपको इजी मेथड बता दिया, इस फॉर्मूले में भरो, आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने नेक्स्ट 1.11 में क्वेश्चन में क्या कहा, कहते कितना मास एस्कॉर्बिक एसिड का हम डिसॉल्व करेंगे इतने एसिटिक एसिड में, मतलब कि ये हमारे पास सोल्यूशन का दिया हुआ, सॉल्वेंट का दिया हुआ है इतना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाए। अब बच्चे मेल्टिंग पॉइंट कितना कम हुआ है वो बता दें, मतलब हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताई है, हमारे पास के एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले मोलैरिटी फाइंड की है, फिर आगे उसका मास निकाला है। मैं तुमको ये बताती हूँ सिंपली, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा लेना, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, वो भर देना। ठीक है, W2 हमें फाइंड करना है, के एफ की दिया हुआ है, टी एफ हमें दिया हुआ है, W1 हमें दिया हुआ है कितना 75, इन सभी को भरना, हमारे पास ये चीज आ जाएगी, इजी पीजी। समझ आई बात, यार देखो मोलर मास दिया हुआ है, अगर नहीं पता तुम्हें एसिटिक एसिड का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना, मतलब हमने फाई फाइंड करना है। तो इन्होंने कहा, कहते हैं इतना पॉलीमर डिसॉल्व किया, 1 ग्राम पॉलीमर जो है इन्होंने डिसॉल्व किया, और ऑफ अ मोलर मास इतना,
मतलब कि ये हमें गिवन वेट दिया हुआ है, ये हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ठीक है, और इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया, और ये हमें टेम्परेचर दिया है। तो सब कुछ तो गिवन है यार, रह क्या गया। हमने कहा था मैम पाई जो होता है सीआरटी के इक्वल होता है, ठीक है। आगे जो ये हम कहते हैं ये N/V/RT के इक्वल होता है। हमसे ये पूछा है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, बट यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें गिवन वेट अपॉन मोलर वेट दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे मैम, एन लिखने की जगह यहाँ पे हम गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, आर की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट है, तो ये किसकी वैल्यू क्या होती है भाई 8.31, और टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है मैम, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू दिया, एम भी दिया और डब्ल्यू भी दिया, वो वाह ये सब कुछ भर दो, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। और इसके यूनिट होंगे बच्चे पास्कल। समझ आई बच्चे बात? ये था इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको हर चीज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप स्पेशली किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी पे भी चाहते हो कि मैं वीडियो बना के दूं, आई एम अवेलेबल फॉर यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे। एक दो दिन जो पी वाई क्यूज है उनको प्रैक्टिस करेंगे। टोटली इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी बुक में, मैं अपकमिंग डेज में अब कुछ दिन वो प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप सो आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो हम आगे कनेक्ट करते रहें और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, उतना ही मेरे को मोटिवेशन आएगा कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाती जाऊं।